नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, हम लोग आज बात करने वाले हैं अक्षांश और देशांतर के बारे में। क्योंकि पिछली क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया था कि हमारे ग्लोब का या हमारे प्लेनेट का साइज क्या है और शेप क्या है, और हम लोग इस कंक्लूजन पर पहुंचे थे कि हमारे ग्लोब का शेप जियोइड है, जो पूरी तरह स्फेरिकल नहीं है, बीच में थोड़ा सा उभरा हुआ गोला। दूसरी बात आपने कहा था कि साइज इसका कितना है, तो साइज हमारी सोच के अंदर ही है, क्योंकि हम लोग मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर को आसानी से समझ लेते हैं, लेकिन जैसे ही प्रकाश वर्ष या इस तरह की पार्सेक टाइप की संख्याएं आने लगती हैं, हम लोग का दिमाग नहीं काम करता है, क्योंकि हम लोग यूजुअल हैं किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर समझने के। तो आपने कहा था कि हमारे प्लेनेट का साइज है वो लगभग 6,500 किलोमीटर की रेडियस का एक जियोइड है। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे देशांतर के बारे में, या इसको याम्योत्तर भी कहते हैं। इसको लॉन्गिट्यूड या मेरिडियन कहते हैं। तो पहले यह समझे कि हम चाहते क्या हैं। हम चाहते हैं कि अपने प्लेनेट के लिए लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स या अक्षांश और देशांतरों का एक ऐसा नेटवर्क तैयार किया जाए, एक ऐसा रेखा जाल तैयार किया जाए ताकि हम किसी भी स्थान की लोकेशन को एग्जैक्टली कोऑर्डिनेट में व्यक्त कर सके। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इन शब्दों का कोई अर्थ निकल सके पृथ्वी के संबंध में। तो क्या हमारी प्लेन जो ज्योमेट्री होती थी, जिसमें हम ग्राफ पेपर यूज करते थे, क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि एक प्लेन पेपर पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस खींची हुई, जैसा ग्राफ पेपर होता है, उसी को चिपका दिया जाए पृथ्वी पर, और फिर हर स्थान का हम एक कोऑर्डिनेट लिखकर अपने पास लॉग टेबल टाइप में रख लें, हमारा काम बन जाए। फिर ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स का चक्कर समाप्त हो जाता। यानी हम ये चाहते थे कि एक प्लेन ज्योमेट्री को एक 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में कन्वर्ट कर दें। प्लेन पेपर पर बने हुए अक्षांश और देशांतरों के रेखा जाल को एक पृथ्वी पर या पृथ्वी जैसी किसी गोले पर हम चिपकाकर और हर स्थान का एक कोऑर्डिनेट डिसाइड करके नोट करके रख लें। लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप कितना भी कोशिश करिए, एक प्लेन पेपर को किसी भी तरह से स्फेरिकल चीज पर पूरी तरह सेट नहीं कर सकते। इधर उभर जाएगा, इधर ओवरलैपिंग हो जाएगी, कुछ ना कुछ हो जाएगा ऐसा। और यही कारण है कि हम पृथ्वी के लिए उस प्लेन ज्योमेट्री का प्रयोग नहीं कर पाएंगे जो हम लोग यूज करते रहे हैं। एक्स एक्सिस एक मान लेते थे हम लोग, एक वाई एक्सिस मान लेते थे, फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, इस तरह से पॉजिटिव नेगेटिव्स। लेकिन अगर पृथ्वी दोस्तों स्फेरिकल ना होकर सिलिंड्रिकल होती, तो आप सिलेंडर को थोड़ा सा ऐसे करके काट दीजिए, फैलाइए, एक प्लेन पेपर में, प्लेन में चेंज हो जाएगा, 2 डायमेंशन में चेंज हो जाएगा। यानी पृथ्वी अगर सिलिंड्रिकल होती तो हमारी प्लेन ज्योमेट्री उस काम के लिए परफेक्ट होती। यहां तक कि पृथ्वी अगर कोनिकल शेप में होती तब भी हमारी प्लेन ज्योमेट्री उसके काम में आ जाती। लेकिन किसी भी गोले को अगर आप किसी तरह से काट करके और फैलाएं तो आप देखेंगे कि वो प्लेन में कभी नहीं बदलेगा, बीच में थोड़ा सा उभर जाएगा। जैसे अगर इसी गोले को हम
कैंची लगाकर यहां से और ऐसे ऐसे काट दें और फिर इसको फैलाएं, तो ये किसी भी तरह से आप कोशिश कर लें, कहीं भी इधर उधर दबा करके, ये कभी भी प्लेन में नहीं बदलेगा। यानी स्फेरिकल 3 डायमेंशनल चीज को हम किसी भी तरीके से 2 डायमेंशन में चेंज नहीं कर सकते। और इसीलिए हम कहते हैं कि पृथ्वी का जो शेप है या स्फेरिकल बॉडी एक डेवलपेबल सरफेस नहीं है। डेवलपेबल सरफेस का मतलब होता है कि उसको हम थोड़ा सा प्रयास करने पर 2 डायमेंशन में चेंज कर सकते हो, जैसे कि सिलेंडर एक डेवलपेबल सरफेस है, विकासनीय पृष्ठ है, क्योंकि हम इसको काट कर चाहे तो 2 डायमेंशन में चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों यही समस्या है कि हम 2 डायमेंशनल वाली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाली या ग्राफ पेपर वाली जो आप अध्ययन करते रहे, उसको हम पूरी तरह पृथ्वी पर लागू नहीं कर पाएंगे, और इसलिए हमको कुछ नया करने की जरूरत है। यानी स्फेरिकल बॉडी के लिए वह 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री नहीं सेट बैठेगी। इससे आपको एक चीज और समझ में आ जाएगी कि हम जो वॉल मैप बनाते हैं या हम एटलस में जो मैप देखते हैं, ये मैप करेक्ट नहीं होते हैं, क्योंकि अभी तो आपने कहा ना कि स्फेरिकल चीज को हम किसी तरह भी प्लेन में चेंज कर ही नहीं सकते, लेकिन आप करने की कोशिश कर रहे हैं जबरदस्ती, तो उसमें दिशा या तो गड़बड़ हो जाएगी, या क्षेत्रफल गड़बड़ आएगा, या शेप गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए हमको एक नए तरह की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जरूरत है, और उसी के लिए हम देशांतर रेखाओं का एक जाल बनाने जा रहे हैं। इसको समझें हम लोग। तो दोस्तों, आपको बचपन से पढ़ाया गया है कि पृथ्वी यह गति करती है जिसको हम लोग रोटेशन, घूर्णन, स्पिन, चक्रण जो कहना चाहें कह सकते हैं। तो ऐसा करते हैं कि पृथ्वी के साइज को ध्यान में रखते हुए, पृथ्वी का साइज याद करिए आप, 6,500 किलोमीटर की रेडियस का एक जियोइड है। विषुवत रेखा पर रेडियस 21 किलोमीटर ज्यादा होती है ध्रुवों की अपेक्षा। तो दोस्तों, अगर इस रेडियस के हिसाब से हम पृथ्वी की परिधि निकालना चाहें, सरकमफ्रेंस निकालना चाहें, जो 2 पाई गुना होता है रेडियस का, और इन वैल्यूज को हम सब्स्टिट्यूट करें तो ये लगभग 40,000 किलोमीटर आएगा। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल को बनाने की प्रक्रिया। तो मान लीजिए, कल्पना करिए कि ये पृथ्वी है और इसका साइज ध्यान रखें, लगभग 6,500 किलोमीटर की रेडियस का एक जियोइड है ये। दोस्तों, अगर हर तरफ से हम मैग्नेट लगा दें इक्वल फोर्स का और इसको बीच में छोड़ दें, हाथ हटा भी लें, तो ये चीज यहां स्थिर हो जाएगी, और फिर इसको हम ऐसे रोटेट करा देते हैं। अब आप समझिए कि अगर कोई व्यक्ति बीच में खड़ा है, एग्जैक्टली बीच में, और वह आपसे यह कहता है कि जब मैं आपके सामने आऊंगा तो आपसे हाथ मिलाऊंगा, तो दोस्तों यह व्यक्ति 24 घंटे में 40,000 किलोमीटर की यात्रा करके आपके सामने बार बार पहुंचेगा। यानी इस व्यक्ति ने 40,000 किलोमीटर की यात्रा लगभग 24 घंटे में पूरी की होगी, और फिर आपके सामने ये आया होगा हाथ मिलाने के लिए। तो हम चाहें तो पृथ्वी की स्पीड की गणना यहां से कर सकते हैं। चूंकि 24 घंटे में 40,000 किलोमीटर की यात्रा की गई है, तो विषुवत रेखीय क्षेत्र में पृथ्वी की जो स्पीड होगी वो लगभग 1670 किलोमीटर प्रति घंटा आता है। यानी पृथ्वी पर कोई व्यक्ति अगर रहता है तो इससे ज्यादा स्पीड से रोटेशन वो नहीं कर सकता है, क्योंकि मैक्सिमम सबसे बड़ी सरकमफ्रेंस आपने चुना है जहां पर वह व्यक्ति खड़ा है, ग्रेविटी में फंसा हुआ है, और ये रोटेशन चल रहा है, और वह 40,000 किलोमीटर की दूरी तय करके आपके सामने हर 24 घंटे में उपस्थित होता है। उसकी स्पीड लगभग ये होगी। दोस्तों, आप इस स्पीड की कल्पना करिए
कि 100 किलोमीटर या 125 किलोमीटर की रफ्तार से अगर कोई ट्रेन जा रही हो और आप पटरी के किनारे खड़े हों, तो मेरा दावा है कि आप ध्यान से देखिएगा, उस ट्रेन का नाम तक नहीं पढ़ पाएंगे आप। यहां तक कि कितने डब्बे थे यह भी कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाता है, इस स्पीड से वो जाती है। या रात में अगर आपकी नींद खुले, अचानक आपको लगेगा यार कौन सा स्टेशन है, जरा देखें। दोस्तों, जैसे ही स्टेशन के नाम पर नजर डालते हैं, ट्रेन आगे बढ़ जाती है। 100-125 किलोमीटर की स्पीड में ये बात आ जाती है। तो जो व्यक्ति इस स्पीड से रोटेशन कर रहा है, अगर वो कहे कि आइएगा सामने सामने हाथ मिलाया जाएगा, तो आप सोचिए कि स्पीड से हाथ मिलाने पर क्या होगा। दोस्तों, वही व्यक्ति अगर एग्जैक्टली बीच में ना खड़ा होकर थोड़ा सा ऊपर खड़ा हो, तो उसको 24 घंटे में थोड़ी सी कम दूरी तय करनी पड़ेगी। अगर ये यहां पर खड़ा है तो उसकी 24 घंटे में तय की गई दूरी उसके द्वारा थोड़ी कम हो जाएगी, यानी स्पीड भी थोड़ी कम हो जाएगी। अगर थोड़ा सा और ऊपर खड़ा हो तो 24 घंटे में और कम दूरी तय करनी पड़ेगी और उसकी स्पीड और कम हो जाएगी। इस तरह से थियोरेटिकली एक पॉइंट ऐसा हमको मिलेगा जहां पर रोटेशन 0 होगा। इसी तरह अगर हम बीच से थोड़ा सा नीचे की ओर खड़े हों, तब भी हमारी स्पीड कम होती जाएगी धीरे 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 धीरे, और अल्टीमेटली एक पॉइंट हमको मिलेगा जिस पर रोटेशन का प्रभाव पड़ रहा होगा। तो दोस्तों, इन दो रोटेशन लेस पॉइंट्स को हम लोगों ने पोल कहा है। हमारे पास दो पोल हैं, यानी पोल क्या है? पृथ्वी के सरफेस पर दो रोटेशन लेस पॉइंट्स हैं जिन पर पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव नहीं होता है। वहां अगर कोई व्यक्ति रहता है तो उस पर घूर्णन का प्रभाव नहीं पड़ेगा। इनको हम लोगों ने पोल कहा है, और इसमें एक को हम लोगों ने नॉर्थ पोल कहा है, उत्तरी ध्रुव, और दूसरे को हम लोगों ने साउथ पोल या दक्षिणी ध्रुव कहा है। और दोस्तों, इन्हीं दोनों पोल्स को मिलाने वाली लाइन पृथ्वी का घूर्णन अक्ष है। डायमीटर के बराबर उसका लंबाई होगा। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल ये कहां से हमने ढूंढा? तो पृथ्वी के रोटेशन से हमने इनको ढूंढा है। यानी बस इनमें खास बात यही है कि यह दो रोटेशन लेस पॉइंट्स हैं सरफेस पर, इसलिए बड़े स्पेशल हैं हमारी ज्योमेट्री के विकास के लिए, जिस पर हम दशांतर और अक्षांश को दिखाना चाह रहे हैं। तो दो पोल तो हमको मिल गए, और ये नेचुरल गिफ्ट है हमको। हमने अभी तक इसमें कोई कलाकारी नहीं किया है। यानी दोस्तों, पोल्स क्या हैं? तो पोल्स पृथ्वी पर दो ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर पृथ्वी के रोटेशन का असर या घूर्णन का प्रभाव नहीं पड़ता है, और अगर एक आल्पीन चुभोएं इस पोल पर दूसरी पोल पर जाकर वह निकले तो वह आल्पीन ही या कीली ही पृथ्वी का घूर्णन अक्ष है। लेकिन दोस्तों, ये पोल ढूंढ लेने से क्या अक्षांश और देशांतर खींचने में हमको कोई मदद मिल जाएगी? तो ध्यान रखें दोस्तों कि इन दोनों पोल्स को चूंकि हमने केवल पृथ्वी के घूर्णन के आधार पर ढूंढा है, इसलिए हम आज से इनको ज्योग्राफिकल पोल कहेंगे। भूगोल वाले ध्रुव हैं ये। यानी पोल मैग्नेट वाले भी अभी आगे आ सकते हैं, चुंबक पृथ्वी का जो है अंदर इमेजिनरी, उसके भी पोल्स होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इन दो पोल्स को ढूंढने के बाद अगर हम कहें भारत उत्तरी ध्रुव के दक्षिण में है, तो पूरी पृथ्वी ही दक्षिण में है दोस्तों। इससे कुछ निर्देशांक निकालने में अभी कोई खास मदद हमको नहीं मिलने जा रही है। ऐसे ही कहें हम कि भारत दक्षिणी ध्रुव के उत्तर में है, तब भी कुछ बात नहीं बनती है, क्योंकि पूरी पृथ्वी ही उसके ऊपर है। इसलिए हमको इन दोनों पोल्स को मिलाने वाली एक लाइन ढूंढना है। दोस्तों, इन दोनों पोल्स को मिलाने के लिए कितनी लाइंस खींची जा सकती हैं? अनंत खींची जा सकती हैं। यहां से ऐसे, यहां से ऐसे, यहां से ऐसे। लेकिन एक चीज ध्यान रखें हम कि जो भी हम लाइंस खींचेंगे
यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली कोई भी लाइन हम खींचेंगे, पहली बात उसका नाम होगा देशांतर या याम्योत्तर, लॉन्गिट्यूड या मेरिडियन। तो देशांतर क्या है? उत्तरी भौगोलिक ध्रुव और दक्षिणी भौगोलिक ध्रुव को मिलाने वाली सतह पर रेखाएं हैं। ये इमेजिनरी लाइंस हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि मजदूर लगा करके और नाला हमने बनवा रखा है नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में, ऐसा कुछ नहीं है। इमेजिनरी लाइंस हैं जो हमारे पृथ्वी के स्थानों की स्थिति निर्धारण के काम में आएंगी। तो दोस्तों इन दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली पहली लाइन कौन सी होगी? आप तो कह रहे हैं कि इस तरह की अनंत लाइंस खींची जा सकती हैं। अब सवाल यह है कि अनंत लाइन तो खींची जा सकती हैं, लेकिन उन लाइंस में से कोई पहली लाइन हमको ढूंढना पड़ेगा जहां से अन्य लाइंस को हम कोई वैल्यू दे सकें, पूरब और पश्चिम का डिसीजन कर सकें। और वो लाइन इतनी इंपॉर्टेंट होगी कि एक बार चुन लेने के बाद आप उसकी वैल्यू को कम नहीं कर सकते। यानी एक बार जब आपने लाइन को चुन लिया कि यही हमारी लाइन होगी जहां से अन्य देशांतरों की वैल्यू डिसाइड की जाएगी, तो बाद में अब आप चेंज नहीं कर पाएंगे। इसलिए बहुत सोच समझ कर उस लाइन को चुनना है मुझे। ये कुछ वैसे ही है जैसे नंबर सिस्टम में आपको एक जीरो होता था, फिर कुछ इंटीजर्स ऐसे दिखाते थे आप, बस अंतर यह था कि इधर वाले इंटीजर्स के सामने इस तरह की एक लाइन खींचते थे आप, जिसको माइनस कहते थे। यानी 0 से 1 2 -1 -2, ये लाइन इतनी इंपॉर्टेंट होने जा रही है। या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जिस तरह से आप एक्स एक्सिस डिसाइड करते थे, वाई एक्सिस डिसाइड करते थे, और एक बार डिसाइड करने के बाद पूरा सवाल उन्हीं एक्स और वाई एक्सिस को मानकर सॉल्व किया जाता था, बीच में आप रूल नहीं बदल सकते थे। एग्जामिनर को भी अंडरस्टूड था कि उसी लाइन के अकॉर्डिंग क्वाड्रेंट्स बनाए गए हैं, या इसमें जो भी पॉइंट्स दिखाए गए हैं, या लाइन के इक्वेशंस बनाए गए हैं, पैराबोल हाइपरबोल जो भी। तो इसको ध्यान रखें कि नॉर्थ और साउथ पोल को मिलाने वाली हर लाइन याम्योत्तर है, देशांतर है, लॉन्गिट्यूड है, मेरिडियन है, लेकिन उन लाइंस को इंपॉर्टेंस देने के लिए हमको एक लाइन की जरूरत है जिसको हम वैल्यू 0 देंगे, और अन्य लाइंस को वहीं से फिर हम काउंटिंग शुरू करेंगे। स्वाभाविक रूप से हर देश दोस्तों चाहेगा कि हमारे यहां से वो इंपॉर्टेंट लाइन खींची जाए। हालांकि ऐसा नहीं है कि किसी देश से होकर वो गुजरेगी तो उसको कोई बहुत मॉनिटरी फायदा हो जाएगा या सिक्योरिटी काउंसिल में उसको अस्थायी सदस्यता मिल जाएगी, नहीं, लेकिन कुछ चीजें इमेज बनाने के लिए होती हैं। वैसे ही वह लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको मान्यता पूरा विश्व देगा तभी बात बन पाएगी। पूरे विश्व को यह लगा कि अब समय आ गया है कि पूरे अपने प्लेनेट पर या अपने ग्लोब पर या अपनी पृथ्वी पर स्थानों की स्थितियां निश्चित होकर के निश्चित रूप से डिसाइड की जानी चाहिए। समय और तारीख इनका निर्धारण कैसे किया जाए, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लिखी हुई किताबें एक दूसरे के यहां भी पढ़ी जा सकें, इसके लिए पूरे विश्व के वैज्ञानिकों की मीटिंग की गई। और 1880 से 84 तक वाशिंगटन डीसी में 4 साल तक बार्गेनिंग हुआ इस पर कि पहली लाइन किसको माना जाए जहां से हम अन्य देशांतरों की गणना शुरू करें। अंग्रेज अड़ गए। अंग्रेजों ने कहा कि पूरे विश्व पर हमने शासन किया है, तो ये लाइन तो मेरे यहां से ही खींची जानी चाहिए। और दोस्तों वो लाइन खींची गई। लंदन के बाहर ग्रीनविच कस्बे में रॉयल ऑब्जर्वेटरी है। उस रॉयल ऑब्जर्वेटरी में घुसने के लिए जिस पाथ का यूज किया जाता है उसी को कहा गया कि यही वो लाइन होगी जहां से अन्य लॉन्गिट्यूड्स या मेरिडियंस को वैल्यू दी जाएगी। तो ये लाइन इमेजिनरी लाइन खींची गई, और यह चूंकि लंदन के बगल में ग्रीनविच से होकर जाती है, इसलिए इसका एक नाम ग्रीनविच वाली मेरिडियन भी होगा। चूंकि अपनी गणनाएं हम 0 से ही शुरू कर रहे हैं, इसलिए इस लाइन को अगर हम वैल्यू देना चाहें तो ये 0 डिग्री की मेरिडियन या लॉन्गिट्यूड होगी। और चूंकि यह ग्रीनविच से गुजरती है,
इसलिए इसका एक नाम ग्रीनविच वाली लाइन है। दोस्तों इस लाइन पर जिस समय दोपहर होती है, दोपहर के 12 बजते हैं, वह एक मोमेंट ऐसा होता है कि पूरे ग्लोब पर आप कहीं भी रहते हो एक ही डेट बताएंगे, समय अलग अलग भले ही होगा, इसलिए हम इसको नून मेरिडियन या मध्याह्न देशांतर भी कहते हैं, नून मेरिडियन। दोस्तों मिनिस्टर्स में सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्राइम मिनिस्टर, इसलिए अन्य चूंकि देशांतरों को हम यहीं से वैल्यू अब देने वाले हैं, इसलिए यह सबसे इंपॉर्टेंट मेरिडियन है, इसलिए इसका एक नाम प्राइम मेरिडियन ही होगा, प्राइम मेरिडियन, मेरिडियन में सबसे इंपॉर्टेंट। तो ये लाइन इतनी इंपॉर्टेंट है कि इसके 4 नाम हो गए, आप देख लीजिए। नंबर की बात करें तो 0 डिग्री की यह देशांतर है, ग्रीनविच से गुजरती है रॉयल ऑब्जर्वेटरी से, इसलिए इसको ग्रीनविच वाली मेरिडियन हम कहते हैं। इस लाइन पर जिस समय दोपहर 12 बजता है उस समय पूरे ग्लोब पर एक ही तारीख होती है, और सभी मेरिडियंस में सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने इसको प्राइम मेरिडियन कहा है। अब आपके लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स की भूमिका तैयार हो गई, इस लाइन को डिसाइड करना ही सारी प्रॉब्लम थी, इसके बाद चीजें आसान हो गई। अब तो दोस्तों अब देशांतर कैसे खींचे जाएं, तो बहुत आसान है। आप प्राइम मेरिडियन खींचे हुए ही, ध्यान रखें जब एक बार आपने इस लाइन को इंपॉर्टेंस दे दिया तो बीच में रूल चेंज नहीं कर सकते। अब आपसे न भी कहा जाए, अगर हम 30 डिग्री बोल रहे हैं ईस्ट वाली लाइन, तो आप मान के चलिए कि वो ग्रीनविच से ही काउंटिंग शुरू हुई होगी। तो हम अब ऐसा करते हैं कि प्राइम मेरिडियन खींचे हुए ही पृथ्वी को नींबू की तरह आधा आधा यहां से काट दे रहे हैं, और ऊपर वाला आधा हिस्सा हम किनारे रख दे रहे हैं, और नीचे वाले आधे हिस्से पर हम काम करने जा रहे हैं। नीचे वाला आधा हिस्सा आपको एक तबले की तरह दिखेगा, और इस तबले में ध्यान से देखेंगे तो एक प्राइम मेरिडियन वाली डोरी भी बंधी होगी, कुछ ऐसा दिखेगा। आधा नींबू ऊपर वाला आप काट के हटा चुके हैं। अब ये ध्यान रखें दोस्तों कि यह तबले का चमड़ा जैसे होता है, ये प्लेन है, इस पर स्केल पेंसिल काम करेगी, लेकिन यह तबले की लकड़ी है जिस पर डोरियां बांधकर आप तबले को टाइट करते हैं। एक डोरी बंधी हुई है, अन्य डोरियां बांधनी है। तो आप एक स्केल ले लीजिए, तबले के बीच में काला रंग का मसाला भी लगा होता है, और यह है पृथ्वी का केंद्र, और स्केल से बस यह पॉइंट यहां तक मिला दीजिए। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि बाकी देशांतरों की एंगुलर डिस्टेंस यहीं से तय होंगी, और ये हरी लाइन जो खींची हुई है इसकी लंबाई पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर है। हो गया, बेस तैयार हो गया। बेस है तो एंगल बना सकते हैं आप। यहां पर आप अपना चांदा रखिए और अब 1 डिग्री का एंगल बनाइए। 1 डिग्री, यहीं चांदा रखे हुए दोस्तों 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, ऐसे करते जाइए, और हम 180 तक जा सकते हैं। ये हालांकि दोस्तों आप कहें कि एक पॉइंट पर तो 360 डिग्री के एंगल बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं, लेकिन एंगल को हमेशा छोटी वैल्यू दी जाती है। जैसे अगर हम 30 डिग्री का एंगल यहां पर बना रहे हैं, हम आपसे पूछें कि कितने डिग्री का एंगल है, तो आपको तुरंत 30 ही याद आता है, जबकि इधर से 330 भी तो है, ये छोटी वैल्यू दिया जाता है। इसलिए अगर 181 इधर हम बनाते हैं तो इधर से काउंटिंग में वो 179 होगा। इसलिए अब चांदा को उल्टा कर दीजिए और फिर से 1 डिग्री 2 डिग्री एंगल बनाइए।
दोस्तों 179 तक ही बनाना पड़ेगा क्योंकि 180 ऑलरेडी खींचा हुआ है। अब ये साइकिल की तिल्लियों की तरह कुछ आपको दिख रहा होगा, तिल्लियां बीच में एक्सिस से चारों तरफ रेडिएट होती हैं, उसी तरह से ये लाइनें दिख रही होंगी। और ये लाइनें जहां जहां भी इस सरकमफ्रेंस को छू रही हैं वहीं पर आप डोरी बांध दीजिए तबले में। दोस्तों ये ध्यान रखेंगे कि यह प्राइम मेरिडियन है, जो भी काउंटिंग होगी यहीं से शुरू होनी है। अब जो आधा भाग आपने इस नींबू का हटा करके रखा था उसको लाकर जोड़ दीजिए। अब आपको यह चीज कुछ ऐसी दिखेगी। आधे पर डोरियां बंधी होंगी दोस्तों और आधे पर नहीं बंधी होंगी, और ये है हमारी प्राइम मेरिडियन। इन लाइंस को नॉर्थ पोल तक बढ़ा दें। और ये कुछ छीले हुए संतरे में जैसे फर्रे होते हैं और फर्रों के बीच में कुछ गैप्स दिखते हैं, कुछ उस तरह की चीज आपको दिखेगी। या जो छोटा तरबूज होता है उसमें धारियां बनी होती हैं, ये कुछ उस तरह का दिखेगा। तो दोस्तों मेरिडियंस या लॉन्गिट्यूड्स या देशांतर या यमयुत्तर आपका तैयार हो गया। लेकिन आपने एक चीज गौर किया होगा कि हमने चांदा यहां रखकर 1 डिग्री इधर बनाया तो 1 डिग्री इधर भी बनाया, 2 डिग्री इधर बनाया तो 2 डिग्री इधर भी बनाया। जैसे पिछले ये नंबर लाइन पे हमने कहा था कि 1 2 इधर भी होता है, 1 2 इधर भी होता है, बस अंतर ये होता है कि लेफ्ट हैंड साइड में आप माइनस लगाते हैं। यानी अगर एब्सोल्यूट वैल्यू की बात करें, मार्ड की बात करें, तो 1 वाली कितनी रेखाएं हैं, पॉइंट्स हैं यहां पर 2 हैं, 2 वाले कितने हैं 2 हैं। अगर हम इन साइंस को थोड़ा सा अनदेखी करें तो दोस्तों यहां भी बस वही बात हो रही है कि 1 डिग्री की लाइन यह भी है और 1 डिग्री की ये भी है, 2 डिग्री की ये भी है, 2 डिग्री की ये भी है, ये है 0। तो अगर आपसे कहा जाए कि कोई स्थान 1 डिग्री पर है तो दिक्कत आएगी, क्योंकि 1 डिग्री की 2 लाइंस हैं। कोई का स्थान 2 डिग्री पर है, 2 लाइंस हैं। इन दोनों को अलग करने के लिए हम लोगों ने प्राइम मेरिडियन के राइट में ईस्ट कहा है और प्राइम मेरिडियन के लेफ्ट में वेस्ट कहा है। यानी प्राइम मेरिडियन या प्रमुख देशांतर के पूरब में जो लाइनें खींची गई हैं वो पूरब वाली देशांतर हैं, ईस्ट वाली देशांतर हैं, और जो लेफ्ट में खींची गई हैं वो पश्चिम वाली देशांतर है। अब आप कहेंगे कि 0 डिग्री फिर क्या है? तो 0 डिग्री ही नहीं, 180 की भी बात करेंगे एक साथ। ये 2 लाइनें ऐसी हैं जैसे ये दीवार जो इस कमरे की भी कही जा सकती है, उस कमरे की भी कही जा सकती है। तो जब भी 0 की बात करनी हो तो या तो 0 डिग्री ईस्ट वेस्ट दोनों लिखें या कुछ ना लिखें। क्यों? क्योंकि ये जुड़वा है ही नहीं है, इसलिए 0 पर ही हम पहचान लेंगे इसको। तो अन्य लाइनें क्या है? जुड़वा है। 1 डिग्री की ये भी है तो ये भी है, 2 डिग्री की ये भी है तो ये भी है। तो ये जुड़वा है, इसलिए हमको ईस्ट और वेस्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ा। जबकि 0 डिग्री की लाइन के साथ ईस्ट वेस्ट या तो दोनों लगाएं या कुछ ना लगाएं, क्योंकि 0 डिग्री भी कह देंगे तो हम तो पहचान ले रहे हैं उसको। ऐसे ही 180 डिग्री की जो लाइन है उसके साथ भी ये समस्या नहीं है कि वो जुड़वा है इसलिए ईस्ट लगाएं वेस्ट लगाएं। तो 180 वाली को भी या तो ईस्ट वेस्ट दोनों कहें या ज्यादा अच्छा है कुछ ना कहें, क्योंकि वो तो इकलौती है। तो इस तरह से ये आपके देशांतरों का एक नेटवर्क तैयार हो गया।
लेकिन अभी समस्या दोस्तों पूरी नहीं हुई, समस्या अभी आगे और है। अगर आपसे हम पूछें कि ये सभी लाइनें जो देशांतर आप कह रहे हैं कितनी लंबाई की हैं, आप सीधे कहेंगे पृथ्वी की परिधि की आधी हैं, ये लगभग 20,000 किलोमीटर की। ठीक है, आप एक चीज देख रहे होंगे कि सभी देशांतरों के बीच दूरी 0 हो जा रही है पोल्स पर, यानी वहीं जाकर कन्वर्ज हो रहा है सारे लॉन्गिट्यूड्स। तो इन देशांतरों के बीच की दूरी दोनों पोल पर 0 है, लेकिन अगर इन देशांतरों पर ही आप दो लोग साथ चलें तो आप दो लोगों के बीच की दूरी बढ़ती जाती है और वो दूरी मैक्सिमम होती है बीच में आकर कहीं। और वो कितनी होती है तो आप ये देख लीजिए, 40,000 किलोमीटर पर 360 पत्थर मुझे गाड़ने हैं। पत्थर कितनी दूरी पर गाड़े जाएंगे तो आप सीधे सीधे 40,000 को डिवाइड कर दीजिए 360 से और ये लमसम 111 किलोमीटर आएगा। यानी दोस्तों ये जो देशांतर हैं मैक्सिमम 111 किलोमीटर की दूरी पर हैं, मिनिमम इनके बीच की दूरी 0 है दोनों पोल्स पर, ज्योग्राफिकल पोल्स पर, जबकि बीच में इनके बीच की दूरी 111 किलोमीटर के आसपास पड़ती है। तो जिस तरह से आपके घर में जो स्केल आप यूज करते हैं तो स्केल में क्या होता है, सेंटीमीटर में बना होता है, फिर मिलीमीटर में बना होता है, फिर इंच में बना होता है। अब अगर हम ये कहें कि कोई स्थान 1 डिग्री ईस्ट से आगे है लेकिन 2 डिग्री ईस्ट से पहले है, तो दोस्तों गलत होने की संभावना 111 किलोमीटर की बनती है। यानी हमसे 111 किलोमीटर की गलती हो सकती है। कोई व्यक्ति हो सकता है उसको 1 डिग्री ईस्ट के बगल में ही दिखा दे, कोई हो सकता है उसको 2 डिग्री के बगल में दिखा दे, यानी अभी भी गलती के चांसेस हमारे पास बहुत हैं। इसलिए इन देशांतरों के बीच में कुछ और देशांतर भी खींचे जाने चाहिए ताकि एक्यूरेसी थोड़ी और बढ़ जाए। तो आप याद करिए जब मीट्रिक सिस्टम आया तो ये लगा कि अब तो हर चीज 10 के ही वैल्यू में होगी। जैसे आपको 10 मिलीमीटर कहा गया होगा कि ये 1 सेंटीमीटर के बराबर कहलाएगा, 10 सेंटीमीटर आपको कहा गया होगा कि 1 डेसीमीटर कहलाएगा। इस तरह से आपको लगा होगा कि हर चीज अब 10 की वैल्यू में ही, लेकिन 10 दिन का एक सप्ताह तो नहीं बनाया गया और न 10 महीने का एक साल बनाया गया। यानी मीट्रिक सिस्टम हर जगह हम यूज नहीं कर रहे हैं अभी भी। उसी तरह दोस्तों जब एंगल को हम बांटते हैं तो सबसे पहली समस्या है कि डिग्री से छोटा पार्ट कहलाएगा क्या। जैसे सेंटीमीटर से छोटा यहां मिलीमीटर है, कोई एक शब्द उसके लिए कॉइन करना पड़ेगा। और क्या डिग्री को भी 10 पार्ट में ही बांटेंगे और एक पार्ट को हम कोई नाम देने जा रहे हैं? तो नहीं, किसी भी एंगल को अगर आप 1 डिग्री के एंगल को 60 भाग में बांटें दोस्तों इसका एक भाग 1 मिनट का एंगल या कोण कहलाता है। जैसे 1 सेंटीमीटर के 10 पार्ट बांटिए, एक पार्ट उसका 1 मिलीमीटर कहलाएगा। वैसे ही 1 डिग्री के एंगल को 60 भाग में बांटिए, एक भाग उसका 1 मिनट का कोण कहलाता है। और इस 1 मिनट के कोण को भी अगर हम 60 भाग में बांट दें तो फिर एक भाग उसका 1 सेकेंड का कोण कहलाता है और इसको ऐसे डिनोट करते हैं। यहां पर एक लाइन होगी, सॉरी। तो किसी भी डिग्री को मिनट और सेकंड तक हम बांट सकते हैं। अब इसी मिनट और सेकंड को डिग्री वाले देशांतर पर अगर हम खींचने की कोशिश करें तो दोस्तों रेखाएं कुछ ऐसी बनेंगी। जैसे 1 और 2 के बीच में हम और 60 लाइनें खींचें, 2 और 3 के बीच में हम और 60 लाइनें खींचें, ये। और फिर इनके बीच की दूरी देखें।
1 और 2 डिग्री के बीच में और 60 लाइनें हम खींच रहे हैं इस तरह से। तो दोस्तों इन मिनट वाली रेखाओं के बीच की मैक्सिमम दूरी जो भी होती है उसको एक नॉटिकल मील कहते हैं। और ये लगभग 1.85 किलोमीटर के आसपास होता है। तो इसको ध्यान रखें, जैसे आपने कहा कि कोई भी 2 लॉन्गिट्यूड्स मैक्सिमम कितनी दूरी पर होंगे, तो 111 किलोमीटर के आसपास। इसी तरह से जब आप उसमें 60 रेखाएं और खींचेंगे तो उनके बीच की मैक्सिमम दूरी 1.85 किलोमीटर के आसपास होती है, जिसको एक नॉटिकल मील कहा गया है। और इनके बीच में और 60 रेखाएं अगर हम खींचते हैं तो वो 1 सेकंड की रेखाएं कहलाएंगी और उनके बीच की दूरी 30 से 31 मीटर रह जाती है। तो अब दोस्तों चूंकि देशांतर हम लोग खींच चुके हैं, इसलिए हम किसी भी स्थान की लोकेशन को इस पर दिखा सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि कोई स्थान 1 डिग्री 5 मिनट ईस्ट में है, तो यह कहां है? तो दोस्तों पहले तो 1 डिग्री यहां आ जाइए और इसके बीच में जो 60 रेखाएं खींची गई हैं, ये ध्यान रखिएगा कि प्राइम मेरिडियन की ओर से 5वीं गिनी जाएगी। ये हमेशा प्राइम मेरिडियन को आपने जब एक बार इंपॉर्टेंस दे दिया है तो इस इंपॉर्टेंस को बनाए रखना है। 2 डिग्री 3 मिनट कोई कहता है तो 2 डिग्री तो सीधे जाइए, फिर 3 मिनट उधर से ही, जिस दिशा में प्राइम मेरिडियन है उधर से ही संख्याएं गिनी जाएंगी, क्योंकि इधर से गिनने पर वह 5वीं रेखा, इधर से गिनने पर हो सकता है कि 55वीं रेखा पड़े। हमेशा प्राइम मेरिडियन के दिशा का ध्यान रखना है आपको। अब किसी भी स्थान की स्थिति अगर बताना है मुझे, तो उसमें 1 डिग्री की नंबर हो सकती है, मिनट की हो सकती है, 1 सेकेंड की भी नंबर हो सकती है। यानी किसी स्थान की लोकेशन में 3 नंबर आ सकती हैं, 1 डिग्री, 1 मिनट वाली, 1 सेकेंड वाली, और ईस्ट या वेस्ट तो साथ रहेगा ही, क्या पूर्वी या पश्चिमी। दोस्तों अगर हम चाकू रखकर प्राइम मेरिडियन पर और इस ग्लोब को काट दें या इस नींबू को काट दें तो ये 2 भाग में बंटता है। प्राइम मेरिडियन पर चाकू रखें और सीधा एकदम काट दें पृथ्वी को। आपके दाहिने हाथ में जो कुछ भी आएगा उसमें सारी लॉन्गिट्यूड ईस्ट वाली होंगी, एक भी वेस्ट वाली नहीं घुसी होगी, इसलिए हम लोग उसको पूर्वी गोलार्ध कहते हैं। और जो आपके बाएं हाथ में आया होगा उसमें कोई भी लॉन्गिट्यूड ईस्ट वाली नहीं होगी, इसलिए हम इस गोलार्ध को या इस हेमिस्फीयर को पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं। तो इसको ध्यान रखें, बहुत क्लियर। गोलार्ध, गोलार्ध, गोले का अर्ध, हेमिस्फीयर। उसको बनाने के अनंत तरीके हैं, ऐसे काट सकते हैं, ऐसे काट सकते हैं, ऐसे काट सकते हैं, लेकिन वो गोलार्ध कहलाएंगे, पूर्वी और पश्चिमी कभी नहीं कहलाएंगे। पूर्वी गोलार्ध कहलाने की सिर्फ एक शर्त है, प्राइम मेरिडियन पर चाकू रखिए, आपका चाकू 180 डिग्री पर निकलेगा, फिर आपके दाहिने हाथ में जो भी गोलार्ध आएगा, हेमिस्फीयर जो भी आएगा, उसमें सारी की सारी लॉन्गिट्यूड ईस्ट वाली होंगी, इसलिए इसको पूर्वी गोलार्ध कहते हैं। जैसे भारत आप पढ़ते हैं कि पूर्वी गोलार्ध में है। और जो आपके बाएं हाथ में आएगा उसमें सारी की सारी देशांतर रेखाएं वेस्ट वाली होंगी, इसलिए उसको पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं। जैसे आप कहते हैं कि अमेरिका। तो गोलार्ध बनाने के अनंत तरीके हो सकते हैं, लेकिन पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध बनाने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है कि प्राइम मेरिडियन पर चाकू रखिए और आपका चाकू 180 डिग्री पर जाकर निकले, तब आप कहेंगे कि ये पूर्वी गोलार्ध है और ये पश्चिमी गोलार्ध है। अब इन देशांतर रेखाओं का कैरेक्टर अगर एक साथ हम समराइज करना चाहें तो बता दीजिए। नॉर्थ और साउथ ज्योग्राफिकल पोल को मिलाने वाली कोई भी लाइन लॉन्गिट्यूड कहलाती है, देशांतर या उत्तर मेरिडियन।
दूसरा करेक्टर है सभी लॉन्गिट्यूड्स या देशांतर समान लंबाई के हैं, पृथ्वी की परिधि का आधा। कोई भी देशांतर अपने विपरीत वाले देशांतर से मिलकर एक कंप्लीट सरकमफेरेंस के बराबर सर्किल बना लेता है। जैसे जीरो वाली लाइन 180 के साथ मिलकर एक परिधि के बराबर का वृत्त बनाएगी, जिसको ग्रेट सर्किल कहा जाता है। सभी देशांतर कन्वर्ज हो जाते हैं उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर, यानी देशांतरों के बीच की न्यूनतम दूरी 0 है। कहां है? पोल्स पर। और जैसे जैसे पोल से हम आगे बढ़ते हैं, बीच में आते हैं विषुवत रेखा जिसको बोलेंगे, वहां पर इनके बीच की दूरी मैक्सिमम होती है और फिर ये दूरी घटने लगती है और साउथ ज्योग्राफिकल पोल पर जाकर वो फिर से कन्वर्ज हो जाते हैं। प्राइम मेरिडियन के दाहिने ईस्ट या ईस्टर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, पूर्वी गोलार्ध कहते हैं, और बाईं तरफ पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं। और ये ध्यान रखना है कि पूर्वी गोलार्ध का अर्थ है कि उसमें कोई भी पश्चिमी वाली रेखा नहीं आनी चाहिए। इन देशांतरों में 0 की लाइन हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अन्य लाइंस को वैल्यू वहीं से दे रहे हैं हम। और 0 वाली को डिसाइड करने में हमने आपको बताया कि बहुत टाइम लगा, पूरे विश्व के वैज्ञानिकों की सहमति बनानी पड़ी, तभी तो कोई देश मान्यता देगा। हाँ, एक बार मान्यता देने के बाद अगर हम न भी उसकी चर्चा करें तो ये मानकर चला जाएगा कि उसी लाइन के सापेक्ष बात हो रही है। देशांतरों का प्रयोग समय और तारीखों के निर्धारण में किया जाता है।